तो जो आजकल जिस तरीके से बिहार की जो राजनीति है, उस बिहार की राजनीति में अब जब से जनगणना हुआ है उसके बाद लोग खुल करके बात करना शुरू किए हैं। क्योंकि आंकड़ा जब सामने आ गया तो उस आंकड़े के हिसाब से ही लोग बात करना शुरू किए हैं और इसका सबसे बड़ा असर कहीं ना कहीं राजद पे पड़ रहा है। लोग अब इस नेतृत्व से पूछ रहे हैं कि जब हमारी आबादी इतनी थी तो ये चूंकि रात भर 24 घंटा में या सिर्फ 5 साल में तो बढ़ा नहीं होगा, अगर आबादी 18% के आसपास थी तो फिर इस समाज को उस तरह से टिकट क्यों नहीं दिया जाता था और आने वाले समय में क्या इस समाज को उतनी टिकट देखा जाए तो बिहार की राजनीति में इस बार जिस तरीके से मुस्लिमों के साथ जो एक सेकुलर पार्टी है जो अपने आप को खड़ा होकर के बात करती है कि भाई हम लोग सेकुलर हैं, मुसलमानों को हम लोगों के साथ चलना चाहिए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से अब ये छलावा साबित हो रहा है। जैसे कि कई मुसलमान और कई नेताओं सिवान में हुई हैं, खास करके AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनका जो आगमन हुआ खास करके सिवान में। हालांकि वैसे तो वो जो है कि आरिफ जमाल साहब जो जिनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या को देखा जाए तो वो आए थे उनके परिवार से मिलने के लिए, लेकिन जिस तरीके से और जिस लहजे में उन्होंने जो बात कहा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को यहाँ पे छेड़ने का प्रयास किया और साथ ही साथ जो बड़ी घटना हुई उसमें ये घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आज कई ऐसे नए युवा जो आज कहीं ना कहीं MIM को ज्वाइन किए हैं और उनका रुझान जो धीरे धीरे बढ़ रहा है खास करके MIM की तरफ। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर राजद के साथ जो पहले जो लगाव था अब वो धीरे धीरे मोह भंग जो हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। और आज जो मैंने टाइटल दिया है कि जिस तरीके से क्या धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर से राजद का तिलिस्म टूट रहा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि देखिए ये घटना अपने आप में देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है और इसे समझना भी होगा कि आखिर वजह क्या है कि एक छत्र जो है कि यूं कहा जाए तो एक होलसेल में वोट लेने वाली राष्ट्रीय जनता दल, या यूं कहा जाए तो मुसलमान इसके बगैर कुछ सोच भी नहीं सकता था, और वैसे पार्टी का आज धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से जो मोह भंग हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। और जो दूसरी बात है कि जिस तरीके से AIMIM का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग उसको सिर्फ सीमांचल की पार्टी समझते थे कि सीमांचल तक ही वो सीमित रह जाएगा और सीमांचल तक ही वो जो अपने आप को सिमटा कर रखेगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे सीमांचल से निकल करके और कहीं ना कहीं आज जो है कि सहारनपुर मंडल में जो आज कई लोगों ने जो है कि पार्टी की सदस्यता ली, ये अपने आप में एक देखा जाए तो एक बड़ी घटना है। और आज हम चर्चा भी इसी पे करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देखा जाए तो वो ऊपरी तौर पे काफी मतलब लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसकी गंभीरता को पहले आपको समझना होगा। और ये बात आपको बिल्कुल बखूबी समझना होगा कि आखिर आज वजह क्या है कि जिस पार्टी के लिए कभी लोग करो मरो की स्थिति में आ जाते थे, जिस पार्टी के लिए लोग सभी चीजें जो है कि ताक पर रख करके और उसके बाद उस पार्टी के लिए मरने जीने के लिए तैयार थे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। और ये भी कहा जाता था कि एक बड़ा उस वक्त का एक जो इन लोगों का इंटैक्ट था जिसपे काफी प्रभाव भी था, जिसे राजद का जो MIM यानी कि माई समीकरण था, वो भी बहुत सारा मतलब अपने आप में एक सवाल खड़ा अब चूंकि हो रहा है, तो जाहिर है कि इस पे बात भी करनी चाहिए। और जिस तरीके से लोगों का जो खास करके माइनॉरिटी समाज में मुस्लिम समुदाय का जो रुझान बढ़ रहा है MIM का और राजद से जो मोह भंग हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण भी समझना होगा। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि MIM की तरफ, लेकिन JDU की तरफ भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो आज हम चर्चा इस पे करेंगे और बहुत शानदार ये चर्चा भी होगा। तो बहुत स्वागत है आप सबका YES24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। आप सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं और मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको फॉलो कर लें, और अगर आप इसको YouTube पे, चूंकि इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को YouTube पे भी डालूंगा, तो अगर इसे आप YouTube पे देखें और वहां भी अगर आप नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कम से कम इसको एक शेयर कर दें, ताकि हम लोग इस प्रोग्राम को और लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को इसमें शामिल हम लोग कर सकें। तो चलिए हम लोग अपना इस लाइव का जो मेन जो मुद्दा है और जो मकसद है उसको हम लोग आप लोगों के साझा करें और आप लोगों से बात करें। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज अख्तरुल इमान साहब चूंकि सिवान में आए, सिवान में उनका आने का कार्यक्रम था, जिस तरीके से आरिफ जमाल की जो हत्या हुई, और वो हत्या इन दिनों देखा जाए तो खास करके
एएमआईएम को एक तरह से मतलब देखा जाए तो बढ़त दे रहा है, इसलिए क्योंकि आज अख्तरुल ईमान ने भी कहा कि कई उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बिहार में। और बिहार की जो ये निरंकुश सरकार है, जिस तरीके से हालांकि उनका जो लफ्ज था वो ज्यादा उर्दू था, तो उन्होंने सीधे तौर पे सरकार को इसका जिम्मेवार ठहरा दिया और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो ज्यादती जुल्म कर रही है, वो हत्याओं के साथ साथ उनमें उन्होंने खास करके रोजगार को भी गिना दिया। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो आबादी के जो हिसाब से जिस तरीके से इस समाज को, खास करके मुस्लिम समुदाय को जो इंसाफ मिलनी चाहिए, चाहे वो नौकरी की बात की जाए या फिर सियासत में, उन सभी में कहीं ना कहीं इस पूरे तबके को नजरअंदाज किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें अख्तरुल इमाम साहब की, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें और बहुत सारे निशाना जो है कि उन्होंने आज सिवान से साधने का प्रयास किया है। कई शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, खास करके उन्होंने आरिफ जमाल के हत्यारों को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इनकी हत्या जो है कि खून का बदला खून से ले लेना चाहिए, जिस तरीके से कानून जो कहता है, चूंकि किसी की भी अगर हत्या होती है तो उसको फांसी की सजा होती है, खैर उनका लफ्ज बिल्कुल अलग था। तो जाहिर है कि यह मामला अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो अलग था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये कि कई नौजवानों को, कई युवाओं का एआईएमआईएम का ज्वाइनिंग और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से दूरी। क्योंकि बहुत पहले से लोग हम देख रहे हैं कि लगभग साल भर से सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि कई ऐसी जगह की बात, अगर हम लोग पटना की बात कर लें, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की बात कर लें, तो चूंकि सीमांचल में तो पहले से ही जो है कि राजद और खास करके जेडीयू के लिए कई चीजें ऐसी थी जिनको समझने की चीजें थी। हालांकि जब वहां पे एमआईएम का जो उभार हुआ था, 5 सीटें वहां से आई थी और उसके बाद जिस तरीके से धीरे धीरे कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें से लगभग 4 विधायक फिर से राजद की तरफ चले गए और उसके बाद जो एमआईएम का जो एक सपना था खास करके बिहार में अपनी राजनीति को अलग करने का, तो वहां थोड़ा सा धूमिल हुआ था। लेकिन ये उसके लिए शायद कि कोई आखिरी कड़ी नहीं थी। उसके बाद एमआईएम काफी मजबूती के साथ अपने आप को उभारने का प्रयास किया। हालांकि कई जिस तरीके से अख्तरुल इमाम का कहना है, उन्होंने कहा कि उनके कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और कटिहार में भी बता रहे थे। तो उन सभी हत्याओं को अगर देखा जाए तो इस बार यानी कि 2024 और उसके बाद 2025 इन दोनों चुनाव में उन्होंने साफ तौर पे कहा, चूंकि मेरा ही सवाल था कि क्या लग रहा है कि अब ये सारी हत्याएं जो है कि आने वाले समय में मुद्दा बनेगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिल्कुल मुद्दा बनेगा। इसलिए क्योंकि अगर किसी कार्यकर्ता की हत्या होती है और सुरक्षा अगर सरकार नहीं दे पाती है तो ये सवाल बनता है और उसके बाद ये मुद्दा भी बनता है। जो बड़ी बात है वो ये कि आज बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अंदरूनी तौर पे जो एक मतलब जो हलचल है, और वो हलचल चूंकि गठबंधन को लेकर के तो पहले से था ही, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से कई ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं में या तो वो हम लोग शराबबंदी की बात कर लें या जो रोजगार की बात की जाए, तो इन सभी पे सरकार अपना जवाब या अपना सवाल मतलब जो हो रहा था उसमें आंख मिचौली चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं सामने आई, जैसे कि बीपीएससी परीक्षा हुआ, उसमें लोगों को रोजगार देना, तो ये सारी चीजें अपने आप में तो थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, खास करके जो गठबंधन की बात कही जाती है, और इस गठबंधन में शिबू सिद्दीकी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए रोजगार अपने जगह पे है, सबको साथ लेकर के चलना ये अपने जगह पे है, लेकिन राजनीति में अगर जिनको साथ लेकर चलने की आप बात करते हैं और उसके बाद अगर उसको नजरअंदाज किया जाता, चूंकि मुस्लिम तबका जो है कि अगर देखा जाए तो इस बार के जातीय जनगणना में लगभग 17.17 यानी कि अप्रोक्स इसको 18% अगर हम लोग काउंट करें तो शायद कि कम नहीं होगा। तो 18% की आबादी को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इनको राजनीतिक अख्तरुल इमान साहब की हम बात कर ले तो जो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं मिली है। और शायद कि यही चीज जो है कि अब धीरे धीरे मुस्लिम समाज या मुस्लिम तबका जो है कि इसको समझ रहा है। उसमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों का वोट तो ले लिया जाता है लेकिन उसके हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया जाता है, और अगर कहीं टिकट दे भी दी जाए तो उसके बाद इनको हराने के लिए भरपूर प्रयास किया जाता है अंदरूनी तौर पे, और कई बार इसको देखने को भी मिला। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये कहा जाता है कि कभी कभी ये सामने आता है, कुछ राजद के नेता या कुछ और भी लोग कह देते हैं कि भाई मुस्लिम तबका जो है कि जीत नहीं पाता है, उनको अगर टिकट भी दे दिया जाए तो बहुत सारी चीजें, बहुत परेशानियां आती हैं, खास करके जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बना हुआ उस माहौल के संदर्भ में। देखिए कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो देखा जाए तो बिहार की राजनीति में इस बार जिस तरीके से मुस्लिमों के साथ जो एक सेकुलर पार्टी है जो अपने आप को खड़ा होकर के बात करती है कि भाई हम लोग सेकुलर हैं, मुसलमानों को हम लोगों के साथ चलना चाहिए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से अब ये छलावा साबित हो रहा है, जैसे कि कई मुसलमान और कई नेताओं का ये बात कहना है।
अब इस छलावे में ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम तबका नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन एक बड़ा अब सामने प्रश्न ये उठता है कि आखिर मुसलमान जाए तो जाए कहां, किस तरफ उनका वोट जाए? क्या वो लोग भाजपा की तरफ चले जाएंगे? क्या अगर भाजपा की तरफ जाते हैं तो फिर उन सेकुलर पार्टियों का क्या होगा, और किस बेस पे जो है कि ये लोग भाजपा को वोट देंगे? तो ये सवाल बनता है, लेकिन उसके बाद इसका जवाब भी उधर ही से आ जाता है। अभी चूंकि हम लोगों ने देखा कि जब हिना साहब का मामला चल रहा था तो सोशल मीडिया पे एक तरह से वार हो रही थी, और उस वार में ये बात जरूर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिना साहब को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके नजरअंदाज का खामियाजा राजद और उसके बाद महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है तो कहीं इस बार हम लोग भाजपा को भी वोट दे दें, जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा था ये बात। तो जाहिर है कि जिस तरीके से ये मामला धीरे धीरे माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और उसके बाद बिल्कुल कुछ कमेंट्स जरा आए हुए थे, मैं उसको भी देख लूं, चूंकि कमेंट पढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिलता है कि मैं बात जब करना शुरू कर देता हूं तो उस वक्त याद नहीं रहता है। धर्मेंद्र सिन्हा जी जो लिखे हैं, खैर उसके बाद विजय कुमार लिखते हैं कि हिना साहब जहां वहां सब लोग। उसके बाद सरफराज आलम लिखते हैं कि धर्मेंद्र सिन्हा जी दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपने नेता के बारे में भी कुछ बोल देते हैं। फिर बिहार में हिंदुओं का कौन नेता है? मुस्लिम ही मुस्लिम को हराता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं। खैर सिन्हा जी का जवाब बड़ा जो है कि ये इनका राजनीतिक जवाब होता है, और बिल्कुल इनके बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ये किस विचारधारा के मानने वाले हैं और किस तरीके से इनका मतलब इनका सोच क्या है। जाहिर है कि इनके कमेंट से भी अंदाजा लग जाता है। खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। जो सवाल यहां अब लोगों के जहन में कौंध रहा है, जो लोग जिस सवाल की बात कर रहे हैं, देखिए जो आपने लिखा है मुस्लिम ही मुस्लिम को हराता है। देखिए बातें बहुत सारी चीजें आ रही है सामने, इस बात को बहुत बारीकी से लोग समझ रहे हैं, और जो चीजें बात सामने आती है कि भाई चलो किसी भी मुस्लिम को टिकट अगर दे दिए जाए तो उसमें भी बहुत सारे दावेदार नजर आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आज जो जनगणना हुआ है, जो सर्वे कराया गया है, इस सर्वे के अगर आधार पे जिस तरीके से इनका अपना जनसंख्या उभर करके सामने आया है, इस जनसंख्या के हिसाब से अगर उसमें जाति छोड़ दे हम, तो अगर इन जनसंख्या के हिसाब से भी, चूंकि ये तो एक बार बड़ा नहीं है, ये तो पहले से भी हुआ है, जाहिर है कि 5 साल में तो सिर्फ बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर इसके तनासुब से हम बात कर रहे हैं, अगर इस जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, सरकार के पास जो अंदरूनी आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से बात करें, तो अब लग रहा है कि सही बात है कि उस हिसाब से टिकट इस समाज को, इस पूरे तबके को नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत हिसाब किताब लगाया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि या तो वो बीच में ही अपना दम तोड़ देते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों का शिकार या अपनी पार्टियों का शिकार हो जाते हैं। देखिए एक चीज इसमें हमें समझना होगा कि जिस तरह से अब सेकुलर के नाम पे जिस तरीके से मुस्लिम तबके को हमेशा डराने का जो प्रयास किया जाता है, उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इसी तबके को होता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि देखिए ये दोनों सेकुलर और जो यहाँ पे सांप्रदायिक, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हमेशा लोग उलझन में रहते हैं। जाहिर है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस का एक अपना समय रहा, जो कार्यकाल उसका रहा, उस कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, जिसे हम अभी कथित तौर पर ही कह सकते हैं कि कथित तौर पर जो तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, और जिसका नतीजा था कि उस तुष्टीकरण में कथित सांप्रदायिक जो सेकुलरवाद को ला करके और मुसलमानों को हाशिए पर रखा गया था, जबकि बात की जाती थी मुसलमानों की। आज कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाजपा भी वही काम करती है कि वो भी जो है कि हिंदू तुष्टीकरण की बात करती है और हिंदुओं को बैकफुट पर रखने की बात करती है, हालांकि उसमें कई चीजें सामने आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो लोगों की चर्चाएं जो होती हैं, उन चर्चाओं के आधार पर हम लोग बात करें तो जो आजकल जिस तरीके से बिहार की जो राजनीति है, उस बिहार की राजनीति में अब जब से जनगणना हुआ है उसके बाद लोग खुल करके बात करना शुरू किए हैं। क्योंकि आंकड़ा जब सामने आ गया तो उस आंकड़े के हिसाब से ही लोग बात करना शुरू किए हैं, और इसका सबसे बड़ा असर कहीं ना कहीं राजद पे पड़ रहा है। लोग अभी सवाल राजद के उस शीर्ष नेतृत्व से पूछ रहे हैं कि जब हमारी आबादी इतनी थी, तो ये चूंकि रात भर 24 घंटा में या सिर्फ 5 साल में तो बढ़ा नहीं होगा, अगर आबादी 18% के आसपास थी तो फिर इस समाज को उस तरह से टिकट क्यों नहीं दिया जाता था, और आने वाले समय में क्या इस समाज को उतनी टिकट दी जाएगी जिस तरीके से राजद का जो अपना माई समीकरण था, उस माई समीकरण में यादव समाज को मिल जाता था। इस बात पे लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कई मौके ऐसे आए जिनमें राजद ने भी इस बात को सफाई दिया, जैसे उसमें कई ऐसे मंत्रालय मिला है राजद के कई मुस्लिम मंत्रियों को भी, तो वो चीजें उसको बताया जाता है। लेकिन अब सवाल फिर वहीं पे खड़ा होता है
कि जब अगर इन लोगों को इंसाफ मिल गया या इन लोगों को उस तरह का टिकट मिल जाती है या फिर सांप्रदायिक या फिर जो सेकुलर की बात जब आ जाती है तो उसमें मुसलमान राजद के साथ चले जाते हैं, तो क्या इनका उनके साथ जाना क्या इंसाफ की बात हो जाती है? तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को लेकर के आज भी लोग उलझन में पड़े रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, इसलिए क्योंकि एमआईएम जो अब धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है बिहार में और लोगों को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। कुछ ऐसे लोक लुभावने उसके बातें हैं या कुछ तार्किक तौर पे जो बात कही जाती है, जिसमें आज अख्तरुल इमाम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा। उन्होंने कहा कि जिस आबादी की हम लोग बात करते थे, जिस तरह की से 17.7% की जो आबादी है, यानी कि 18% की जो आबादी सरकार ने गिना करके सामने ला दिया, क्या इस आबादी को उस हिसाब से नौकरी में जगह मिला है? आज भी कहीं ना कहीं ऑफिशियली, यानी कि जो देखा जाए जो कार्यालय में है, इस समाज को जो है कि कहीं ना कहीं हीन भावना के नजर से देखा जाता है। अख्तरुल इमाम साहब ये बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस समाज को कहीं ना कहीं जिस तरीके से नौकरी में जगह मिलनी चाहिए, रोजगार में मिलनी चाहिए, समाज की हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए, अभी भी ये समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए क्योंकि अभी भी उसके जो उसके जनसंख्या है उसके हिसाब से नहीं मिला है। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार देगी कब? जब वो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए सोचने की बात करती होगी। हालांकि बातें तो होती हैं, भाषणबाजी तो होता है, लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि भाई जब नीतीश कुमार जी आते हैं या तेजस्वी यादव आते हैं तो वो बात जरूर करते हैं कि हमने माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत कुछ किया। ये बात अलग है कि जब कहा जाता है, योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का लाभ इस समाज को कितना मिला है, जो जमीनी स्तर की बात अगर कही जाए तो सच में दोनों में बहुत का फर्क हो जाता है। क्योंकि सीमांचल से आते हैं अख्तरुल इमाम, और सीमांचल की जो स्थिति है वो शायद कि किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी जब वहां बाढ़ की स्थिति आती है तो वहां पे लोगों को खाने पीने की तो छोड़ दीजिए, रहने के लिए भी जगह मैसर नहीं होता है। तो जाहिर है कि जो बदहाली आज भी सीमांचल में क्षेत्र में है, जिसमें ज्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पर भी है, वहां की आबादी जो है कि जो है, लेकिन वहां जो बुनियादी जरूरतें होनी चाहिए, जिस तरीके से सरकार का जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, ये योजनाएं अभी तक वहां पहुंची नहीं है, जिसकी दुहाई लोग देते हैं। लेकिन यही सब शायद कि फर्क लोग मिला रहे हैं, और उसके बाद फर्क मिलाने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा समाज जो है कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि उसके सामने कोई बड़ा विकल्प नहीं आता है। इस विकल्प को किस तरीके से अब धीरे धीरे एएमआईएम जो है कि भुनाने का प्रयास कर रहा है, इसका एक बड़ा आज कहीं ना कहीं उदाहरण सिवान में देखने को मिला। हालांकि सिवान में जो लगभग दर्जनों लोग जो एमआईएम की सदस्यता ग्रहण किए आज, और उसके बाद जिस तरीके से अब धीरे धीरे कल के बाद लोग एक्टिव भी होंगे, इसका कितना असर आने वाले वक्त में पड़ेगा ये तो अब समय बताएगा। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरीके से राजद और जनता दल यूनाइटेड, या यूं कहें तो जो लोग भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, अब उन लोगों को इस बात पे विचार करने की जरूरत है कि आखिर वो तबका, जिस तबके के ऊपर ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, या जिसके ऊपर बार बार भाजपा ये आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तो सच में ये तुष्टीकरण की राजनीति में ये पूरा तबका अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है या नहीं, ये एक बहुत विचार विमर्श करने की जरूरत है। और जिस तरीके से अभी जो माहौल बनाया गया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस तरीके से ध्रुवीकरण करके जो भी धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, या राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जाए, या जातीय ध्रुवीकरण किया जाए, इस ध्रुवीकरण में कहीं ना कहीं ये पूरा समाज अपने आप को आज ये जरूर समझ रहा है कि चलो हमें और कुछ नहीं तो कम से कम सेकुलर पार्टियों के नाम पे कुछ सहयोग मिलने की जो उम्मीद रहती है, वो उम्मीद पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा। और उस उम्मीद के सहारे ही ये पार्टियां, ये समाज जो है कि ये तबका आज तक सेकुलर पार्टियों को वोट देता आ रहा है। हालांकि अब वो समय आ गया है जब इन पार्टियों को भी सोचना होगा, और खास करके इस तबके को भी सोचना होगा कि सच में हमने जिस पार्टी के लिए किया, उस पार्टी ने हमें क्या दिया। और उन पार्टियों को भी सोचना होगा कि आखिर जिस तबके का वोट हम लोग होलसेल में लेते रहे हैं, दर्जनों वोट, मतलब एक एक घर से जो कि पूरा होलसेल में वोट लेते रहे हैं, उस समाज को हम लोगों ने क्या दिया। देखिए, सवाल स्कीम की आती है, योजनाओं की आती है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उस योजनाओं की मॉनिटरिंग सही से होता है क्या नहीं, क्या वो योजनाएं इन समाज के तक, इन लोगों तक पहुंचती है या नहीं, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी का फायदा आज कहीं ना कहीं एआईएमआईएम उठा रही है। और एआईएमआईएम जो है कि खुले तौर पे अब कहीं ना कहीं सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। और जिस तरीके से इन समाज के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उस समाज को कहीं ना कहीं दर्शाने का यह प्रयास किया जा रहा है कि इस समाज को आप लोगों ने हमेशा जो है कि हाशिए पर रखा है, खास करके राजनीतिक से लेकर के सामाजिक हाशिए तक। तो शायद कि एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से इस समाज को अब धीरे धीरे अब एमआईएम जगाने का, मतलब उसके अंदर एक तरह से चेतना जगाने का जो प्रयास कर रही है, ये बताने का प्रयास कर रही है कि भाई ये चीजें
चीजें जो है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सेकुलर के नाम पे ठगा जा रहा है या सेकुलर के नाम पे आप लोगों को सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। तो ये समाज भी अब सोचने वाला है और उसके बाद पार्टियां भी सोचे, ताकि वो समय कम से कम जिस तरीके से जो आज की जो सरकार है केंद्र सरकार, और जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं खास करके अगर देखा जाए तो कहा तो जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ में सबका विकास कितना होता है ये तो सब लोग देखते हैं। फिलहाल आज का जो विषय है वो विषय यही था कि जिस तरीके से धीरे धीरे मुस्लिम तबका जो है कि अपने आप को राजद से दूर करते जा रहा है, कई बातें हम लोग देख भी रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही है। उस चर्चा के अकॉर्डिंग ही मैंने इस कार्यक्रम को किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज है कि सीवान जैसे जगह पे अगर AIMIM का अगर धीरे धीरे यहाँ सदस्यता जो बढ़ रही है और उसके बाद यहाँ अख्तरुल ईमान जिस बात को यहाँ कह करके चले गए, ये बात अब देखना है चूंकि बहुत सवाल पैदा कर रहा है और उम्मीद है कि पटना तक इसकी खबर पहुंचेगी और पटना में जो बैठे जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां जिनको राजद JDU कांग्रेस या जो भी पार्टियां हैं उन लोगों को एक बार जरूर मौका देगी कि कम से कम वो लोग सोचे, चूंकि चुनाव सामने है और इस चुनाव में जिस तरीके से सेकुलर पार्टियां अपने आप को उनका पक्षधर कहती हैं कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग सताए हुए हैं, जिन लोगों को दंगे में मतलब पीड़ित किया जाता है, उन लोगों को जो है कि राजनीतिक हाशिए पर डाल दिया जाता है, तो उन लोगों के बारे में इन लोगों को अब सोचने का एक बड़ा मौका भी मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से AIMIM का धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं बिहार में जो एक असर बढ़ रहा है, इस असर को कितना जो है कि गठबंधन समझ पाता है या ये समाज समझ पाता है, ये भी अब देखने वाली बात है। फिलहाल हम लोग जिस तरीके से आज देख रहे थे, आज जो कई कवरेज भी हम लोगों ने किया, इससे तो बहुत सारी चीजें अब साफ ये हो रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में अगर AIMIM का एक बड़ा प्रभाव बढ़ जाए तो शायद किसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल आप आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर किसी को कोई सवाल है तो जरा पूछ सकते हैं। आप लोग इस पूरे खबर के लिए, चूंकि बहुत सारे लोग इसमें सवाल कुछ कमेंट्स आया हुआ है। सिन्हा जी फिर आपने वही लिखा है, तेजस्वी यादव, रिजवान साहब लिखते हैं कि तेजस्वी यादव 5 साल के अंदर में राजद को बिहार में 5 नंबर की पार्टी बना देंगे। धर्मेंद्र सिन्हा लिखते हैं मोदी भाई जान पर चर्चा कीजिए। मोदी भाईजान, बिल्कुल मोदी भाईजान, पता नहीं क्या आपकी सोच है भैया, हम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन खैर चलिए अच्छी बात है। चलिए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। और एक छोटा मतलब मैंने एक सेशन लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड है कि भाई आप लाइव कवरेज मतलब जो रात का जो लाइव सेशन आपका होता है वो नहीं हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि कम से कम हम कंटिन्यू करें इसको और जो भी ऐसे बड़े बड़े जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पर छोटी छोटी बातें की जाए। कम समय के लिए ही हम लोग जुड़े, लेकिन ये जरूरी है। हालांकि जिस तरीके से अब धीरे धीरे राजनीतिक जो है कि अपना जो एक करवट ले रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है 2024 का, और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा। हालांकि एक बड़ा खबर ये भी आया है कि जो है कि इंडिया गठबंधन का जो है कि अभी 2 दिन के बाद अपना एक मीटिंग होगा और उस मीटिंग में फिर से एक बार जो है कि जो संयोजक जिनको बनाया गया है मल्लिका अर्जुन खड़गे को, उनको हटा करके फिर से नीतीश कुमार को उसमें बनाया जाएगा और उसके बाद बहुत सारी चीजें बदलाव होने वाली है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चर्चा हुई आज का जो विशेष था, ये विषय सिर्फ इसलिए था क्योंकि आज जो कार्यक्रम हुआ AIMIM का, उस कार्यक्रम में हम लोगों ने जो चीज देखा और जिस तरीके से अख्तरुल इमाम साहब का जो उनका बयान आया, उस बयान के ही अनुसार, चूंकि अभी खबर चल भी रहा है यस 24 न्यूज पे, आप जाकर देख भी सकते हैं कि उनका जो आज बयान लगभग 25 मिनट का उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे देखा जाए तो वो मतलब इस पूरे बिहार सरकार को ही उन्होंने घेरने का प्रयास किया, जिसमें मोदी भाईजान बहुत हिट हो रहा है। आप पत्रकार लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं, केरल और लक्षद्वीप की खबरें देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि आपका एजेंडा बिल्कुल सटीक है। जो आप सिन्हा जी आप जो बात करते हैं, देखिए भाईजान, सवाल भाईजान का नहीं है, आप सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री को कहिए। भाईजान तो बहुत सारे लोग हैं, तो भाईजान की बात यहां नहीं है। सवाल यहां यह है कि आज इस तबके को देखिए, मैं यहां पे कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा। इस बात को पहले हमें समझना होगा। कुछ लोग इस बात को जरूर कहेंगे कि आखिर धीरे धीरे जो AIMIM का जो प्रभाव पड़ रहा है बिहार में, बिहारी नहीं बल्कि कई जगह, लेकिन चूंकि बिहार को मैं इसलिए खास बात करना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां पे AIMIM का 5 सीट एक बार में निकला। 5 सीट जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिहार में इसका अच्छा खासा प्रभाव होगा, लेकिन जैसे ही इसमें से 4 लोग चले गए फिर राजद में,
उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से मायूसी आ गई थी। हालांकि अख्तरुल इमाम ने आज फिर से एक बार एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि मुझे वो दिन याद है कि जब हमारे 4 विधायक राजद में चले गए थे, मेरे पर भी दबाव था, कई दबाव इस तरह से पड़ा कि आप आइए हमारे साथ, हम आपको मंत्री बना देंगे, आप आइए हमारे साथ, आपको कैबिनेट में डाल देंगे, लेकिन मेरा ईमान नहीं डगमगाया। इसलिए कि मैं जिस तरह से मजलिस का मैं झंडा लेकर के चला था, मेरी कोशिश थी कि मैं इसको हर जगह पहुंचाऊं। तो जाहिर है कि उनके इस आवाज से या उनके इस भाषण से कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा था और झलक भी रहा था। और वो धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त से लेकर अभी तक काम किया है, उसका एक बड़ा असर यह भी है कि अब धीरे धीरे युवाओं का उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। अब चूंकि युवाओं का रुझान बढ़ना और खास करके राजद, जेडीयू, जो लोग अपने आप को समझते थे कि मैं उसका कार्यकर्ता हूं, वो लोग अगर निकल करके और एमआईएम में जा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई आखिर क्या वजह है कि ऐसे लोग जो कल तक राजद के प्रति अपना एक समर्पण जो मतलब किए हुए थे, राजद के प्रति बिल्कुल अपना आप को झुका लिए थे, उसको अपना निष्ठावान कार्यकर्ता मानते थे, कुछ लोग अपने आप को सिपाही मानते थे, और अगर वो लोग अगर एमआईएम की तरफ रुख कर रहे हैं, उसके तरफ जा रहे हैं, तो कुछ तो मजबूरियां जरूर हुई होंगी। अब इसमें सवाल यह है कि इस पार्टियों को, इन सभी पार्टियों को सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या गलती हो रही है, ऐसा क्या कुछ हो रहा है, कहां कमी रह जा रही है, क्यों इस तरह का ऐसा हो रहा है कि जो कल तक हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता थे, आज वो पार्टी को छोड़ करके धीरे धीरे जो है कि कहीं ना कहीं एक तरह से विकल्प के तौर पे जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि कुछ लोग तो खुल करके बात कहते हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये बात कहते हैं कि इस बार जिस तरीके से राजद को सबक सिखाने की बात कही जाती है कि राजद को जो हम लोग सबक सिखाएंगे, उसके लिए हम लोग भाजपा की तरफ भी चले जाएंगे, भाजपा को भी वोट दे देंगे, तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसमें पार्टियों को भी सोचना होगा, उन पार्टियों को जो पार्टियां इन लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ करती हैं, इन्हें के वोट तो ले लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब समय आता है इनके साथ खड़ा होने का, वो लोग धीरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं। कई ऐसे मौके आए हैं। आज जिस तरीके से आरिफ जमाल की हत्या की जो बात हो रही थी, उसमें जो पत्रकारों ने सवाल किया अख्तरुल इमाम साहब से कि आखिर आप क्यों लेट आए, और राजद के लोग जो है कि ये बात कह रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाएगा, तो उन्होंने हंस करके ये बात जरूर कहा कि भाई जब जो लोग शहाबुद्दीन साहब के मौत में नहीं गए, उनके मैयत में नहीं गए, वो लोग आरिफ जमाल से क्या मिलेंगे। खैर ये उनको पता नहीं था, चूंकि अवध बिहारी चौधरी जो कि सदर विधायक हैं और उसके बाद वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वो गए हुए थे, कुछ बहुत सारे लोग गए थे उसमें। तो सवाल ये नहीं है कि लोग का आना और जाना, लेकिन सवाल ये जरूर है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ और उस वक्त जो है कि किसी तरह का कोई ट्वीट, किसी तरह का कोई उसमें मतलब कोई बड़ा बयान नहीं आना, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होना, ये लोगों को अभी तक विचलित तो कर ही रहा था। लेकिन उसके बाद कई ऐसी हत्याएं हुई जिन हत्याओं पे अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को बहुत तरह से खुल करके बात करनी चाहिए, या फिर जो सिवान की घटनाक्रम हुई उसमें भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने आप को बचते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद ये बिहार शरीफ, नालंदा, तो ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं का असर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समाज पे है, और माइनॉरिटी समाज इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं घटनाओं को लेकर के उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक छल किया जाता है, हमारा वोट लेकर के, और कुछ जो है कि कहा उसको बोला जाता है ना कि मतलब थोड़ा मोड़ा कुछ दे करके और उसके बाद हमारे पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लेना। तो ये कुछ इस पे विचार विमर्श भी होती रहती है, लेकिन इसका कितना असर होता है इस समाज को बखूबी अब अंदाजा हो गया है, और यही वजह है कि धीरे धीरे ये समाज अपने आप को उस खोल से निकलने की प्रयास करता है। हालांकि बार बार कहा जाता है कि ये वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ये समाज अपने आप को वोट बैंक नहीं मानेगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें अब बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सामने आ रहा है। देखिए एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी हम लोगों ने देखा है, खास करके बिहार में, कि वो जिस कोर हिंदुत्व पे बात करती है, लेकिन बिहार में वो चीजें देखने को नहीं मिलता है। देखिए इस पे हम एक बार चर्चा करेंगे, इस पे हमारा विषय भी एक बनेगा इस पे कि आखिर वजह क्या है कि बिहार जैसे राज्य में भाजपा अपने कोर हिंदुत्व पे काम क्यों नहीं करती है। और यहां पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो कि बगल का राज्य है, जहां पे खुल करके हिंदुत्व के पक्ष में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन बिहार में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो खुल करके हिंदुत्व का पक्ष ले सके या उसके ऊपर बात कर सके। इसलिए क्योंकि बिहार की जो राजनीति है या जो यहाँ का जो समीकरण है, इस समीकरण में कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप को यह समझती है कि अगर हम खुल करके किसी तरह का हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे तो हो सकता है कि हम पिछड़ जाए। हालांकि 2015 का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जो अमित शाह है, जो जिसमें सीमांचल को जो कि मुद्दा बनाया गया था, जिसमें बांग्लादेशी जो है या फिर उसमें भी रोहिंग्या को डाला गया था, उसके बाद गाय का भी मुद्दा आया था, लेकिन उतना प्रभावकारी नहीं रहा। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो एक समीकरण था, जिस समीकरण को कथित तौर पर माई समीकरण कहा जाता है, उस माई समीकरण के बहाने राजद ने तो अपना बैतरणी पार कर लिया था, लेकिन उस वक्त भाजपा जिस तरीके से कोर हिंदुत्व पे काम करने का जो प्रयास कर रही थी,
वो बीच में ही धीरे धीरे अपने आप को सिमटा लिया। हालांकि उसका रिजल्ट अलग आया, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है, और शायद कि यही सारी चीजें जो है कि यहाँ का मुस्लिम समाज ये देखता है कि कहीं ना कहीं 17 साल भाजपा भी इस प्रदेश में अपना एक हुकूमत किया, उसमें जो है कि शासन किया, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे तबके पे कोई ज्यादा उसका असर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है या अभी फिलहाल जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वो चीजें तो नजर नहीं आई। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुगबुगाहट अभी अंदरूनी तौर पे आ रहा है, और उस सुगबुगाहट में ये जरूर है कि जिस तरह से अब मुस्लिम तबका अपने आप को अब ये सोच रहा है कि अब हमें अपने सत्ता के लिए या अपने अधिकार के लिए जिस हद तक जाना पड़े, चाहे वो भाजपा से हाथ मिलाने की जरूरत पड़े या फिर जिसकी भी बात हो, तो कम से कम हम लोग जा सकते हैं। हालांकि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, ये सिर्फ सोचा जाता है, लेकिन इसमें कितना हकीकत है, कितनी सच्चाई, अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग जज्बात में आकर के भी सोशल मीडिया पर इस तरह का लिख देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से सीवान में जो घटनाएं हुई, जिसमें MIM में कई युवाओं का जाना, ये अब धीरे धीरे ये बता रहा है कि अब आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में भी अब बहुत कुछ बदलाव हो जाए तो शायद इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार और या तेजस्वी यादव, इनमें भी बहुत सारी चीजें अभी खटपट चल रही हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से राजद का जो वोट आधार था वो खिसक करके बहुत हद तक जो है कि JDU की तरफ जा चुका है, और जिसका असर भी यही है कि JDU अभी अपने आप को थोड़ा सा राजद से अलग करने का जो प्रयास कर रही थी, जिसका असर हुआ कि अभी खुल करके नीतीश कुमार ने इस बात को कहा भी कि हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उनका इशारा किसके तरफ था ये तो बात नहीं है, लेकिन जो मनमुटाव खास करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में है वो लगभग सभी लोग देख रहे हैं, और यही असर है कि अब धीरे धीरे फिर से राजद के लोग लिबरल हो रहे हैं। लालू यादव का जो बयान आया है और उसके बाद फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच में अगर देखा जाए तो MIM अपने आप को एक मजबूत आधार देने के लिए बिहार में अब सक्रिय हो गई है, और उसकी सक्रियता का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो यही कि आज सीवान के एक मजमे में जिस तरीके से दर्जनों युवा जो है कि MIM का सदस्यता दिए, और वो लोग कहीं ना कहीं राजद से ही अपने आप को बिलोंग करते थे पहले या किसी और पार्टी से होते होंगे, लेकिन ये एक बड़ा जो है कि खतरे की घंटी राजद के लिए भी है, और खास करके जो अपने आप को बिहार में सेकुलर करते हैं उन पार्टियों के लिए। तो फिलहाल आज आप लोग इस डिबेट में हिस्सा लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और हम आगे किस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करें, हम चाहेंगे कि आप लोग इस पे जरूर अपना कमेंट करें। सिन्हा जी, चलिए आपने फिर एक कमेंट कर दिया, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। मिराज आप लिखते हैं कि सर गिरिराज सिंह फुल भ्रष्ट अपने हो बना बताओ बातों से हैं। चलिए, राजू लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब जाति के लोग हैं, हम MIM सिर्फ 3% वाले लोग हैं, आप समझ सकते हैं। उसी का आपने सिन्हा जी लिखे कि AIMIM किस जाति के मुख्य पार्टी है, यह सबको बताया जाना चाहिए। देखिए सिन्हा जी, हमको लगता है कि होमवर्क करते हैं बहुत ज्यादा, और इनके होमवर्क का ही नतीजा है कि काफी जो है कि वो चीजें निकाल के लाते हैं जो चीजें कहीं ना कहीं समाज को बहुत कुछ प्रभावित करता है। खैर फिलहाल बने रहे हमारे साथ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे की खबरों के लिए भी बने रहे हमारे साथ, और मैं जाते जाते गुजारिश भी करूंगा कि अगर अभी तक आप लोग YES24 न्यूज को फॉलो नहीं किए तो प्लीज इसको फॉलो कर लें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम लोग किस मुद्दे पर चर्चा करें इसके लिए हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार करेंगे। फिलहाल आप लोग हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।